तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ अब देखते हैं। तो हमने ये पहले देखा है कि अगर दो मैट्रिसेस हैं और दो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू बी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि बी इंटू ए भी पॉसिबल होगा। ऐसा हो सकता है कि ए इंटू बी हम मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, लेकिन बी इंटू ए जो है वो मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। मतलब वही कि बी के कॉलम्स और ए का जो रो है वो सेम नहीं होगा, जो क्राइटेरिया होता है। अब दोनों कब एग्जिस्ट करता है, जैसे ए बी भी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल है। ऐसा तभी होता है पॉसिबल जब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। तो ये पहले हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है कि अगर वो दोनों पॉसिबल भी होंगे कैलकुलेट करना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों का जो वैल्यू है वो सेम होगा। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए फॉर एवरी पेयर। तो हमेशा वो सेम होगा ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी सेम भी हो सकता है। तो वो सेम कब होता है? तो वो होता है जब मैट्रिसेस डायगोनल होते हैं। तो एग्जांपल्स यहाँ पे समझाए, जैसे ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स है, बाकी जीरो है। बी भी डायगोनल मैट्रिक्स है। इसको अगर हम कैलकुलेट करके देखेंगे ए बी, तो इसका वैल्यू आएगा, जैसे ये रो जो है वो बी के इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3। 1 × 3 + 0 × 0 3 आएगा। इसी तरह से 1 0 का 0 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। इस तरह से ये 0 8 भी आएगा। अगर हम बी इंटू ए मल्टीप्लाई करके देखेंगे तब भी आंसर जो है वो सेम आएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा याद रखा जा सकता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जब डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं तब ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करते हैं और वो सेम भी होता है। जब डायगोनल नहीं होंगे तो दोनों एग्जिस्ट करेगा लेकिन वो सेम नहीं होंगे। अब जब वो स्क्वायर है ही नहीं तब ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। We know that for real numbers a comma b, if ab is equal to 0 then either a is equal to 0 or b is equal to 0. This need not be true for matrices. तो जैसे एरिथमेटिक में नॉर्मली हम करते हैं कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो है तो दोनों में से कोई एक तो जीरो होना ही चाहिए कम से कम। ऐसा मैट्रिसेस में ट्रू नहीं होता है। तो ये यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा है। एक एग्जांपल से समझाया है, जैसे ये ए है जो कि जीरो मैट्रिक्स नहीं है, और ये बी है जो बी भी टोटल जीरो मैट्रिक्स तो नहीं है। जीरो मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। लेकिन इन दोनों का अगर प्रोडक्ट कैलकुलेट करके देखेंगे, हर एक एलिमेंट जैसे रो कॉलम मल्टीप्लाई कर करके हर एक एलिमेंट जो है वो इसका जीरो आएगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि ये दोनों जीरो ना हो लेकिन मल्टीप्लिकेशन जीरो है। तो ये भी प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ा ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है वो कुछ बड़े क्वेश्चंस में हो सकता है कि इसका कुछ यूज़ आए वहाँ पे। और भी आगे जो प्रॉपर्टीज़ दी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में के, पहला जो प्रॉपर्टी वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव का मतलब होता है जैसे ए इंटू बी का हम कैलकुलेशन करेंगे पहले और बाद में उसको सी मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका आंसर जो वो एग्जैक्टली वही होगा जो इसका होगा। मतलब इसमें हमने पहले बी और सी मल्टीप्लाई किया है और उसको फिर ए से मल्टीप्लाई किया है बाद में, इस तरह से। तो ये दोनों जो साइड है वो इक्वल होते हैं। अब ये वेरीफाई किया जा सकता है कैलकुलेट करके, जैसे अरिथमेटिक में तो होता ही है, ये हमें पता है। जैसे 1 × 2 या फिर 2 × 3 पहले करेंगे फिर बाद में 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो तो उसी के बराबर होता है। जैसे 2 × 3 × 4, 3 और 4 पहले मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह का लॉ जो है वो इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, और ये हम मैट्रिक्स में भी कर सकते हैं यूज़। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब ये होता है कि हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल अरिथमेटिक में करते हैं तो हम इसमें भी कर सकते हैं। जैसे b + c है और ब्रैकेट के बाहर a है तो हम अंदर a मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। इसी तरह से मतलब ये अगर बाहर है बाद में है ब्रैकेट के तो वो भी मल्टीप्लाई हो सकता है, a × c + b × c। ऑर्डर यहाँ पे लेकिन इम्पॉर्टेंट है, जैसे a × c को c × a तो नहीं लिख सकते हैं। ऑर्डर जिस ऑर्डर में होगा, जैसे ब्रैकेट में पहले a पहले है और c बाद में है, तो इसी ऑर्डर में यहाँ पे भी होगा। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होना। और थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई करने से आंसर जो है वो सेम ही होता है जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उससे। तो ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है और वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ा था, जिसमें डायगोनल में सारा 1 1 1 होता है और बाकी सारे एलिमेंट यहाँ पे जीरो होते हैं। तो और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो इसको आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से।
तो अगर आइडेंटिटी इंटू ए करेंगे या फिर ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेंगे, दोनों का आंसर सेम होता है और वो होता है ए के बराबर। तो दोनों का आंसर ए के बराबर होता है, मतलब आई से मल्टीप्लाई करने से कुछ फ़र्क नहीं हुआ, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये यहाँ पे लिखा है कि हम वेरीफाई भी कर सकते हैं ये सारे प्रॉपर्टीज से, और ये नीचे जो है वो वेरिफिकेशन के लिए दिया है। तो अब मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ा है, वो मल्टीप्लिकेशन आप कर करके ये सब वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ए बी सी तीनों दिए हैं, तो पहले ए इंटू बी मल्टीप्लाई करके देखेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसका सी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसी तरह से एक बार ये करेंगे कि बी और सी मल्टीप्लाई करेंगे, उससे कुछ आंसर आएगा, और फिर ए इंटू वो आंसर जो होगा वो मल्टीप्लाई करेंगे, और ये दोनों LHS और RHS जो है वो देखेंगे सेम है क्या। तो ये कैलकुलेशन आप करके देख सकते हैं, जो यहाँ पे ऐसे करके दिया है, और ये दोनों सेम आएंगे। इससे प्रूव होता है कि जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है वो वैलिड है। इस तरह से यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है उसको वेरीफाई करने के लिए बताया है। ये ABC 3 है मैट्रिसेस। एक बार ये कैलकुलेट करके देखेंगे हम। एडिशन हमने पढ़ा है, A प्लस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आंसर आएगा उसको हम C से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से एक बार AC का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक बार B और C का, और दोनों को ऐड करेंगे। दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब ये प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू है। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा नया टाइप का है, तो इसको हम देखते कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें A एक मैट्रिक्स दिया है और ये लिखा है कि देन शो दैट A³ माइनस 23A माइनस 40I इज इक्वल टू O का मतलब वही जीरो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। तो ये शो करना है हमें, तो शो करना है तो मैथ्स में से क्वेश्चन में हमेशा हम कर सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो LHS में जो है वो सब कुछ सॉल्व करके देख सकते हैं, और उसको हम फाइनली जो आंसर आएगा वो O के बराबर है ये दिखाएंगे। तो A³ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, पावर नहीं पढ़ा है, लेकिन ये पावर जो है वो तो मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो A³ को तो हम ऐसे लिख सकते हैं A इंटू ए इंटू ए। तो पहले A और A का ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर से A के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो एक्चुअली हमने A³ कैलकुलेट किया है। फिर वो -23 इंटू ए, ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है जो हमने पढ़ा है, ये कर सकते हैं। -40 इंटू ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और ये तीनों का हम ये सब्ट्रैक्शन एडिशन ये भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। इस तरह से ये, तो यहाँ पे A² पहले कैलकुलेट किया है, A² को A से मल्टीप्लाई करके फिर से A³ कैलकुलेट हुआ है यहाँ पे। उसके बाद सारा वैल्यू यहाँ पे जब पुट करेंगे A³ का, A का और I का, तो इसके बाद सिर्फ ये सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो है आंसर आएगा हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। ये एग्जाम्पल 19 देखते हैं। इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन अ पॉलिटिकल ग्रुप हायर्ड अ पब्लिक रिलेशंस फर्म टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट इन 3 वेज: टेलीफोन, हाउस कॉल, लेटर्स। तो एक कैंडिडेट है इलेक्शन में, उसको प्रमोट करने के लिए 3 तरीके हैं, टेलीफोन से, हाउस कॉल से और लेटर्स से। तो एक पॉलिटिकल ग्रुप कुछ पब्लिक रिलेशन फर्म जो है उसको हायर किया है। अब इसमें कॉस्ट भी आएगा अलग अलग तरीके से प्रमोट करने में। तो टेलीफोन से अगर प्रमोट करना है तो पर कॉन्टैक्ट कितना कॉस्ट आएगा ये यहाँ पे दिया है, एक मैट्रिक्स है उसमें दिया है। तो 40 रुपीज़, या यहाँ पे पैसे में दिया है तो 40 पैसे पर कॉन्टैक्ट। हाउस कॉल से करेंगे तो 100 पैसे पर कॉन्टैक्ट ये कॉस्ट है, लेटर से 50। अब यहाँ पे है कि कॉन्टैक्ट कितने हैं हमारे पास, तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो भी 2 सिटीज़ के दिए हैं, X और Y के। ये एक दूसरे मैट्रिक्स में लिखा है। तो फर्स्ट जो रो है वो X सिटी में जो कॉन्टैक्ट है उनका नंबर है, और Y जो है वो Y सिटी में दूसरा रो है उसमें। तो पहला कॉलम जो है वो टेलीफोन का कॉस्ट है, और दूसरा जो वो हाउस कॉल का, तीसरा जो वो लेटर का। हमें पता करना है फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय द ग्रुप इन 2 सिटीज़ X एंड Y। तो ये जो 2 सिटीज़ है उसमें टोटल कितना एक्सपेंडिचर होगा प्रमोशन में। तो हमें प्रमोशन के लिए क्या करना होगा, कॉस्ट पता करने के लिए कि एक कॉन्टैक्ट का कॉस्ट कितना है और टोटल कितने कॉन्टैक्ट है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो इससे थोड़ा समझ में आएगा कि यहाँ पे हमें कुछ तो मल्टीप्लिकेशन करना है दोनों मैट्रिसेस का आंसर निकालने के लिए, क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही हम कैलकुलेट करेंगे कि एक कॉन्टैक्ट के लिए कितना लगता है और टोटल कितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अब मल्टीप्लिकेशन अगर करना है तो पहले तो उसका क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, इसका दोनों का हम ऑर्डर पता करते हैं। तो ए जो है उसका ऑर्डर है, यहाँ पे रोज है 3, कॉलम्स है 1, तो 3/1 है ये बी जो मैट्रिक्स है वो है रोज जो है 2, कॉलम्स है 3, तो 2/3।
वो पहले के कॉलम और दूसरे के रो सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे सेम नंबर जो दिख रहा है वो है 3। पहले के कॉलम और दूसरा का रो, मतलब यहाँ पे बी जो है वो हमारा फर्स्ट होना चाहिए मैट्रिक्स, ए जो है वो सेकंड मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब हमें बी ए कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि ए बी जो है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ए का कॉलम और बी का रो जो है वो सेम ही नहीं है। ए का कॉलम 1 है, बी का रो जो है वो 2 है, 1 और 2 सेम नहीं है, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ए इंटू बी। बी इंटू ए एग्जिस्ट करेगा, तो बी इंटू ए हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे किया होगा बी ए मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमने पढ़ा है उस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आएंगे 6 नंबर्स आएंगे ऐसे। और ये 6 नंबर्स मतलब अलग अलग मतलब एक्स और वाई दो अलग सिटी में अलग अलग तरीके के जो प्रमोशन है उन सब का है। अब हमें टोटल कॉस्ट पता करना था, तो सारे एलिमेंट का हम एडिशन कर देंगे। सो द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द ग्रुप इन 2 सिटीज इज, तो ये कहाँ से आएगा? ये आएगा इन सारे एलिमेंट्स का एडिशन करके। तो इतना पैसे में आंसर आएगा, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 3400 और 7200 रिस्पेक्टिवली, दो अलग अलग सिटीज़ में। तो ये है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना था।